नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीए में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है। इसमें हम ऑलरेडी 9 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम 10वीं क्लास करने वाले हैं। इसमें खास करके जो रेलवे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का, वो बाकी एग्जाम की तुलना में थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अगर आप रेलवे का क्वेश्चन कर लेते हैं तो बाकी एग्जाम का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ये जो है पुरुष में 2 अंडकोश पाए जाते हैं। ये 3, 4, 5, 8 गलत हो ही जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है 2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। देखिए, जो प्राथमिक रूप से जो भ्रूण को बढ़ने के लिए पोषण देता है वो भ्रूणपोष देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भ्रूणपोष ही बढ़ते हुए भ्रूण को पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। बात करें बीजांड का, तो बीजांड का इसमें कोई मतलब नहीं है। अंडाशय की बात करें तो यहाँ पे जो अंडे का निर्माण होता है। और युग्मनज की बात करें तो जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है तो उसे युग्मनज कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ऑप्शन तक जो एग्जाम में पूछा गया है उसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखा है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो आपको एग्जाम में काफ़ी मार्क आप उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, ये है वृषण और वृषण के ऊपर में जो ये इस तरह से जाल जैसे थोड़ा सा चढ़ा हुआ है इसे कहते हैं हम अधिवृषण। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस और अधिवृषण को हम अधिवृषण को एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वृषण में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है और अधिवृषण में जाकर ये पोषण प्राप्त करता है। और पोषण प्राप्त करने के दौरान इसके बाद पोषण जैसे ही प्राप्त होता है ये शुक्रवाहिका की मदद से शरीर के अंदर जाता है और फिर वहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, सेमेनल वेसाइकल है, ये सभी जो है इसमें अपना अपना कुछ कुछ योगदान देता है, जिससे शुक्राणु एक हेल्दी शुक्राणु के रूप में सीमेन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, ये जो वृषण है ये वृषण शरीर से बाहर एक थैली में स्थित होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, और ये इसलिए शरीर से बाहर स्थित होता है क्योंकि शरीर के तापमान से 2 से 3 या फिर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है शरीर से के तापमान से कम तापमान चाहिए ताकि एक शुक्राणु का निर्माण हो सके। तो इसलिए ये शरीर से बाहर स्थित होता है। और जैसे ही वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है वो लगभग 30 दिन के आसपास जो है ये अधिवृषण में रहता है, जहाँ पे ये पोषण प्राप्त करता है। और पोषण प्राप्त करने के बाद ये शुक्रवाहिका की मदद से ये शरीर के अंदर जाता है। फिर ये जो प्रोस्टेट है, बल्बोइरेथ्रल है, सेमेनल वेसाइकल है, इसमें कुछ कुछ अपना अपना योगदान देता है और फिर वो फाइनली सीमेन के रूप में बाहर निकलता है। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ पे शुक्राणु के निर्माण के बाद ये शरीर के अंदर किस ट्यूब की मदद से जाता है। तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रहा है। शुक्रवाहिका की मदद से ही ये जो वृषण में बना है शुक्राणु वो शरीर के अंदर जाएगा। अधिवृषण करें तो अधिवृषण ये ऊपरी हिस्सा है जहाँ पोषण प्राप्त होता है। संवलनीय नाली का कोई मतलब नहीं है, मूत्रवाहिनी से कोई मतलब, ये बाद में निकाल जो है शरीर से बाहर निकालने के लिए मूत्रवाहिनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर शुक्रवाहिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। देखिए, अस्थायी रूप से रखे जाते हैं अधिवृषण में। ये है वृषण जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हुआ और निर्माण के पश्चात ये जो है अधिवृषण जो ऊपर से ये इस तरह से नस का गुच्छा जैसा चढ़ा हुआ है, यहाँ 30 दिन के लगभग 30 दिन के आसपास जो है यहाँ पे रह करके अपना ये पोषण प्राप्त करता है ताकि एक हेल्दी शुक्राणु बन सके। तो यहाँ पे अस्थायी रूप से जो है अधिवृषण में रखा जाता है। शुक्रवाहिका इसका काम क्या है, ये यहाँ से वृषण से जो शुक्राणु को शरीर के अंदर ले जाएगा। और मूत्राशय, तो ये मूत्राशय है जिसे ब्लैडर भी कहते हैं, यहाँ पे मूत्र जो है जमा रहता है। उसके बाद वास डिफरेंस, ये भी एक तरह से कह सकते हैं, वास डिफरेंस यही है शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी कह लीजिए। तो इसका सही आंसर अधिवृषण हो जाएगा जहाँ पे अस्थायी रूप से शुक्राणुओं को रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, यानी कि कौन सा पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है। तो आपको देखना है शुक्रवाहिका, तो ये शुक्रवाहिका है, तो ये तो पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है। ठीक है, गर्भाशय नहीं दिख रहा है, गर्भनाल, अंडाशय, देखिए ये सभी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि गर्भाशय, गर्भनाल और अंडाशय
अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है, गर्भाशय में जो है भ्रूण विकसित होता है और फिर वो गर्भनाल भी वहीं पे एक तरह से पोषण के लिए काम करता है। तो यहाँ पे या प्लेसेंटा इसे कर सकते हैं आप। तो ये गर्भाशय, गर्भनाल और अंडाशय ये फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग है, जबकि ये जो शुक्रवाहिका है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पूछ रहा है मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग कौन सा है, तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।